Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Psychology। आज के इस वीडियो में हम 11th साइकोलॉजी चैप्टर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी हमारा बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर आपके लिए आपके साइकोलॉजी के स्टडिंग कैरियर में बिल्कुल इंट्रोडक्शन चैप्टर के जितने भी रिव्यू क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, मतलब उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस डिस्कशन का इस आंसर शीट का पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का नाम है बेलव्ड कम्युनिटी। चैनल ज्वाइन करो, फिर वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट में और बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? गिव एग्जाम्पल हम ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। सो बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज बेसिकली एनी एक्टिविटी, एक्शन, रिएक्शन और रिस्पॉन्स शोन बाय एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का किया हुआ कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन या फिर किसी भी तरीके के जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको हम बिहेवियर बोल के काउंट करते हैं। इट मे बी विजिबल टू अदर्स और मे ऑकर इंटरनली इन द माइंड। अब ये बिहेवियर लोगों को दिख भी सकता है और इसकी किसी के माइंड में भी हो सकता है। साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन। साइकोलॉजी बिहेवियर को इसलिए पढ़ती है ताकि वो समझ पाए कि क्यों लोग अलग अलग सिचुएशन में या फिर एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, या फिर एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मानो कोई गुस्से वाला इंसान है, वो हो सकता है बाकी लोगों के साथ बहुत गुस्सा करे, लेकिन जब भी उसका कोई सुपीरियर, कोई सीनियर उसके सामने आता है तो वो झुक के बात करता है। तो ये बिहेवियर चेंज क्यों होता है, ये सब जानने के लिए बिहेवियर की स्टडी की जाती है। अब हमें पूछा है कि ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर क्या है बताओ और साथ में एग्जाम्पल दो। सो ओवर्ट बिहेवियर इज समथिंग विच इज विजिबल एंड कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स। ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर है जो दिखाई देता है, लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि चलना, बोलना, हंसना, लिखना, खेलना, ये सारा। देन कोवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट इज समथिंग जो कि विद इन होता है, अंदर होता है, एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व और डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, जैसे कि सोचना, इमेजिन करना, याद करना, फिर ड्रीम करना, सपने देखना, ये सारी चीज़ें। आप इस तरीके से इसको याद रखो। जैसे कोवर्ट, तो हम कवर, कवर मतलब क्या है, जो अंदर रहता है, तो कवर से आप कोवर्ट को रिलेट करके इसको आप याद रख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। सो साइंटिफिक साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी में एक्चुअल में साइंटिफिक क्या चीज़ है और पॉपुलर नोशंस यानी लोगों की क्या चीज़ है, मतलब सोच क्या है, जैसे मीथ्स, हम इनको मीथ्स बोलेंगे। सो पॉपुलर नोशंस को हम मीथ्स बोलेंगे और साइंटिफिक साइकोलॉजी यानी फैक्ट्स। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि साइकोलॉजी के बारे में मिथ्स कौन से हैं यानी पॉपुलर नोशंस कौन से हैं, एंड साइंटिफिक साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं वो कौन से हैं। सो हम स्पेसिफिकली देखो, मैं हमेशा बताती हूँ जब भी कोई क्वेश्चन आता है पहले जो टॉपिक आया है उसको आपको एक्सप्लेन करना है और फिर आपको आंसर की तरफ जाना है। और जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन है आपको ऐसे लाइन बना के एक तरफ ऑप्शन ए और एक तरफ ऑप्शन बी करके फिर उनका डिफरेंस आपको इस तरीके से लिखना है। मैं क्योंकि ड्राइव में लिखती हूँ तो मुझे ऐसे टेबल बना के ऐसे लिखने में ना मुझे थोड़ा दिक्कत आता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे लिख दिया मैंने। इसलिए देखो मैंने अलग अलग दिया है, एक के सामने मैंने ऐसे डॉट लगाया, मतलब हाइफन लगाया, और एक के सामने मैंने डॉट लगाया ताकि आपको पता चले। ओके, सो पीपल ऑफन एक्सप्लेन बिहेवियर यूजिंग कॉमन सेंस एंड पर्सनल बिलीव्स। तो ये जो कॉमन सेंस और पर्सनल बिलीव्स हैं, यही सारी चीज़ों को हम कहते हैं मिथ्स या फिर पॉपुलर नोशंस। बट however scientific psychology studies behavior through systematic observation, experimentation and research based evidence। जबकि साइकोलॉजी में कोई भी जो चीज़ है वो सिर्फ कॉमन सेंस पे और पर्सनल बिलीफ के बेस पे नहीं होती है। कोई भी कंक्लूजन, वो कंक्लूजन किसके बेसिस पे होती है, वो कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च बेस्ड एविडेंस के बेस पे कोई भी कंक्लूजन निकलता है तो निकलता है। तो इसमें अगर हम साइंटिफिक साइकोलॉजी को देखें तो साइंटिफिक साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन
facts, observation and experimentation. Then again scientific findings are tested, verified, repeated before acceptance. उनको टेस्ट की जाती है, वेरीफाई की जाती है, फिर बाद में उनको एक्सेप्ट किया जाता है. एंड साइंटिफिक साइकोलॉजी हेल्प्स एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर मोर एक्यूरेटली. और हम अगर साइंटिफिक तरीके से स्टडी करें तब हम बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और प्रेडिक्ट कर पाते हैं. ऑन द अदर हैंड जो हमारे क्या कहते हैं पॉपुलर नोशंस है, पॉपुलर नोशंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, बिलीव्स एंड कॉमन सेंस. एंड ऑल्सो पॉपुलर नोशंस में नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेट और साइंटिफिकली प्रूवन. ये सब कुछ एक्यूरेट नहीं होता है, साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं होता है. एंड it uses objective methods whereas popular notions are generally subjective. Subjective मतलब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. तो जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो हमारा प्रूवन जो फैक्ट्स है वो क्या अलग अलग जगह पे चेंज होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव होता है, फिक्स्ड होता है. बट पॉपुलर नोशंस में इन चीज़ों को हम क्या कर देते हैं? सब्जेक्टिव बोल देते हैं. इसलिए सो दिस इज द डिफरेंस. 3 पॉइंट्स इसके हैं और 3 पॉइंट्स इसके हैं, आप इसको ध्यान रखो. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, सिर्फ इधर नहीं, मतलब आगे भी आप पढ़ोगे तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है ये चीज़. सो मैं बहुत शॉर्ट में मैंने लिया है. सो साइकोलॉजी डेवलप फ्रॉम फिलोसॉफी इनटू एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन. ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि पहले साइकोलॉजी का अलग से कोई मतलब ब्रांच, कोई फील्ड नहीं था, फिलोसॉफी से ही आया है साइकोलॉजी. एंड ओवर टाइम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट कंट्रीब्यूटेड टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. और टाइम के साथ साथ बहुत सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आए हैं, मतलब अलग अलग फेज था, अलग अलग पीरियड था जहाँ पे साइकोलॉजी को अलग अलग तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया. तो उस पर जो इवोल्यूशन हुआ है वो 5 फेज में हुआ है. वो 5 फेज क्या क्या है हम देख लेते हैं. सो द फर्स्ट फेज इज स्ट्रक्चरलिज्म, जहाँ पे फोकस्ड ऑन स्टडिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस टू इंट्रोस्पेक्शन, जहाँ पे लोगों का जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उसको स्टडी किया गया है. किस तरीके से? इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू. मतलब उनको एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया है कि पूरा एक्सपीरियंस को हमने एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा, फिर उसको इंट्रोस्पेक्ट किया और उसके बेसिस पे लोगों की जो लर्निंग है या फिर साइकोलॉजी क्या है, कैसे है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा. फिर दूसरे फेज में क्या हुआ? स्टडीड हाउ मेंटल प्रोसेसेस हेल्प इंडिविजुअल एडप्ट टू देयर एनवायरनमेंट. तो पहले हमने सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंस को देखा. फिर जब फंक्शनलिज्म आया, फंक्शनलिज्म ने देखा कि हम फंक्शन कैसे करते हैं, हमारी मेंटल प्रोसेस क्या कैसे होती है और उससे हमें एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में कैसे मदद मिलता है. उसके बाद आया बिहेवियरिज्म. तो पहले सिर्फ एक कॉन्शियस ओवरऑल एक एंटिटी के रूप में देखा, फिर देखा मेंटल प्रोसेस कैसी होती है, फंक्शन कैसे करते हैं, फिर देखना चालू किया बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियर के थ्रू, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के थ्रू हमने देखा कि किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं. मतलब लोगों की पूरी साइकोलॉजी की हमने स्टडी की है. और हमने क्या किया? जो इंट्रोस्पेक्शन है उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर वहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं. तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का विच एम्फसाइज परसेप्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस. तो यहाँ से लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उनकी परसेप्शन को समझा और फिर उनकी जो प्रॉपर एक्सपीरियंस है उसको ऑर्गेनाइज करके फिर जाके कंक्लूजन निकाला, ना कि बस देख देख के उसको इंट्रोस्पेक्ट करके. ओके. उसके बाद आया साइको एनालिसिस ने जो अनकॉन्शियस मोटिव्स है और कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में बताया. यानी अब तक तो हम बोल रहे थे कि एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे काम करती हैं, बिहेवियर कैसा है, लेकिन उसके बाद देखा कि अंदरूनी चीज़ें भी होती है, हमारे विद इन भी कुछ हमारे मोटिव्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं दबे हुए रहते हैं. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी. फिर उसके बाद जो लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था वो था ह्यूमनिस्टिक एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इसने ह्यूमन पोटेंशियल, थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया. ओके. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, what are the problem for which collaboration of psychologists with other discipline can be fruitful? Take any 2 problems to explain. तो ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिनके लिए अगर साइकोलॉजी किसी और फील्ड और डिसिप्लिन के साथ कोलैबोरेट करे यानी मिलकर काम करे तो फ़ायदा हो सकता है, चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती है. 2 प्रॉब्लम लेके हमको समझाओ.
इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट करके लिखा है आपको समझाने के लिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है इसको, है ना, इस बात को ध्यान रखो बेटा। बता दिया, क्योंकि कुछ लोग होंगे लिख देंगे, फिर बोलेंगे कहाँ से पढ़ा है, फिर बोलेंगे कि मैम से पढ़े हैं, मैम के नोट्स लिए है। तो हम बोलेंगे अच्छा मैम ऐसे लिखती है, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, मैं तो बस समझाने के लिए आपको लिखी हूँ। सो मैनी ह्यूमन प्रॉब्लम आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो ज़्यादातर जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और किसी दूसरे डिसिप्लिन का नॉलेज ना हो तो उसको कई बार सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से कोलैबोरेशन हेल्प साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड बेटर सॉल्यूशन। तो जब दो चीज़ें मिलके कोलैब करती है तो दोनों का नॉलेज एक साथ होता है, और इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती है और एक बेटर सॉल्यूशन निकल के आता है। अब कौन से हमने दो प्रॉब्लम लिया है, एक और बी, दो हमने प्रॉब्लम लिया है। फर्स्ट में हमने बहुत ही ऑब्वियस एक प्रॉब्लम लिया है, हेल्थ प्रॉब्लम। तो जैसे कि बहुत बार जैसे जो मोस्टली बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं, बायोलॉजिकली हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो डॉक्टर्स मेनली सॉल्व कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार जो बीमारी है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली या फिर फिजियोलॉजिकल लेवल पे नहीं होती है, कई बार मेंटल लेवल पे होती है। जैसे कि किसी को स्ट्रेस होता है, एनजाइटी, इमोशनल डिफ़िकल्टीज, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ कोप करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। देन वो लोग कैसे करते हैं, दे असिस्ट डॉक्टर्स इन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो वो लोग डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं कि ट्रीट कैसे की जाती है। जैसे साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर हैं, तो या फिर देखा होगा आपने साइकियाट्रिस्ट के साथ साथ जो असिस्ट करते हैं, कौन असिस्ट करते हैं, वो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट असिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कई बार कैंसर पेशेंट्स होते हैं, तो कैंसर पेशेंट को ट्रीट तो डॉक्टर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, मेंटली हेल्दी रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए कई बार साइकोलॉजिस्ट काम करता है। तो यही बात है। काउंसलिंग करते हैं हेल्प पेशेंट्स की, और इनसे इनकी इलनेस और रिकवरी ज़्यादा होती हैं। देन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं, प्रिवेंशन केयर को प्रमोट करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं फिजिकल और मेंटल वेलबींग को ओवरऑल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और कौन सा फील्ड आएगा, नेक्स्ट फील्ड में हमारा है क्राइम प्रॉब्लम। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो क्रिमिनल का बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो जब हम किसी का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर में वो किस तरीके से बिहेव करेगा, या फिर अगला एक्शन उसका क्या हो सकता है। क्योंकि हमें प्रेडिक्शन मतलब हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं, है ना, हम पैटर्न पकड़ते हैं और पैटर्न के थ्रू हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि बोलो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बोलो मेरे मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तुम, आप तो अभी शुरू किए होंगे, आपको मिलेंगे ऐसे बहुत लोग। तो बेटा हम माइंड को रीड नहीं कर पाते, हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करके प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने की। ओके, सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विटनेस को इवालुएट करते हैं, सस्पेक्ट्स और ऑफेंडर्स को इवालुएट करते हैं कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। रिहेबिलिटेशन में असिस्ट करते हैं और करेक्शनल प्रोग्राम बनाते हैं। देन साइकोलॉजिस्ट के जो रिसर्च होते हैं वो क्राइम प्रिवेंशन के स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करती हैं। देन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो लीगल और जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन ए साइकोलॉजिस्ट, ए साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बीच में डिफरेंशिएट करो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिव्यू क्वेश्चन एकेडमिक्स के बेसिस पे नहीं, आपके जीवन में भी काम आएगा। सो कॉन्सेप्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स डिफर इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग मेथड्स, ये बात तो हमने समझ गए। सो अभी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में क्या दिक्कत नहीं, क्या डिफरेंस है, हमने एक शॉर्ट्स बनाया था, आप चाहो तो वो शॉर्ट्स देख सकते हो, तो वहाँ पे मैंने बताया अच्छे से। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लोगों के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, जबकि साइकियाट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइजेशन उनकी होती है। तो फिर वही बात है कि डिफरेंस आएगा तो ऐसे करके इधर एक लिखना है। फिर साइकियाट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेनली काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं। और जो साइकियाट्रिस्ट है उनका फोकस ज़्यादातर बायोलॉजिकल लेवल पे होता है और मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसऑर्डर्स के तरफ होता है। मतलब बेसिकली साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है
वो लोग मेडिसिन देते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं। उनका फोकस ज़्यादातर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे होता है, मतलब बायोलॉजिकल या फिर मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसऑर्डर्स में होती है। जबकि साइकोलॉजिस्ट का ध्यान रहता है कि काउंसलिंग करके, थेरेपी करके उनको, क्लाइंट को ठीक करे या फिर पेशेंट को ठीक करे। फिर सेम वही बात है काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में। सो जो काउंसलर है वो लोगों के डेली लाइफ के प्रॉब्लम को डेली लाइफ के प्रॉब्लम से डील करने में मदद करता है, जैसे कि इमोशनल प्रॉब्लम हो गए डेली लाइफ के, फिर जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती है लोगों के, उन सब के कारण जो दिक्कतें आती हैं उनसे डील करने में मदद करते हैं। जबकि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हेल्प करते हैं, जैसे कि जो हमने पढ़ा ना साइकियाट्रिस्ट, तो साइकियाट्रिस्ट के उसमें ही आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये लोग डॉक्टर होते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और हम उतना ज़्यादा मेडिसिन वगैरह पे ध्यान नहीं देते। हम एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर थेरेपी, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो काउंसलर होते हैं वो डेली लाइफ के जो इश्यूज आते हैं लोगों की लाइफ में, उनके ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि लोगों के गाइडेंस बढ़ाना, फोकस करते हैं कि गाइड करते हैं कैसे फोकस बढ़ाया जाए, कैसे कोई भी प्रॉब्लम हो उससे कोप करने की स्किल डेवलप की जाए, इन सारी चीज़ों पे। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं, एसेस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल डिसऑर्डर की। जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और मेंटल हेल्थ सेंटर्स में काम करते हैं। वहीं पे ये चीज़ मैंने लिखी नहीं, काउंसलर जो है वो काउंसलर्स ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिस अपना करते हैं, फिर एनजीओ वगैरह में, फिर स्कूल्स में स्कूल काउंसलर, इस तरीके की जगह पे ज़्यादातर काम करते हैं। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सम ऑफ द एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ वेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी कैन बी पुट टू प्रैक्टिस। अब ये सवाल तो मतलब बहुत बेसिक है कि जीवन के कौन से वो फील्ड है जहाँ पे साइकोलॉजी काम आती है। तो साइकोलॉजी तो डेली लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है अपने आप को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और हमारी जीवन की लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये तो वेरियस कितने ही सारे हैं, क्या ही मैं बताऊँ। सो इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स डेवलप करना, मेमोरी को इम्प्रूव करना, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, एग्जामिनेशन प्रेशर को मैनेज करना, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर पाना। इंटरपर्सनल मतलब आदर्स, मतलब दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड अच्छे से कर पाना, फिर जीवन में अच्छे से बेटर डिसीजन ले पाना, प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना, फिर इमोशंस और मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग, इन सारी चीज़ों पे हमारे साइकोलॉजी मदद करती है। मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ पे साइकोलॉजी का हाथ है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसलिए जहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि बेसिक है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ मैं समझा नहीं रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत हैवी चल रही हूँ। आप भी बहुत ऐसे, मतलब मैं ये समझती हूँ ना कि कोई बच्चा अगर 11th में आया है और किसी ने अगर कॉन्शियसली साइकोलॉजी को चूज़ किया है, तो आप इंटेलिजेंट है, ये मैं मानती हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को स्पून फीडिंग की तो ज़रूरत नहीं है बेटा। हाँ, मैं आपको जो ज़रूरत होता है वो मैं देती हूँ, लेकिन ऐसे एकदम पूरा मतलब खिलाओ, ऐसे वो ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन द नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी बी यूज टू प्रमोट एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। अब किसी को एनवायरमेंट साइकोलॉजी की नॉलेज है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो पहले समझ लो कि एनवायरमेंट साइकोलॉजी है क्या। So, environment psychology studies the interaction between human being and their physical surroundings. It helps how behavior can contribute to environmental protection. So, environmental psychology study करती है कि humans का अपने आसपास का जो physical surrounding है, जो environment है, उसके साथ उनका relation कैसा है, ये study करती है हमारी जो environmental psychology है। अब अगर किसी का एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो उससे एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर प्रमोट कैसे होंगे। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर कौन कौन से है, वो प्रमोट कैसे होंगे, वो देख लेते हैं। तो अगर किसी को एनवायरमेंट साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो उसमें अवेयरनेस होगा कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में, कि एनवायरमेंट को कंजर्व कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। देन वो एनकरेज करेगा लोगों को कि रिसाइकिल करने में और प्रॉपर वेस्ट को मैनेज करने में। फिर वो एफिशिएंटली पानी, बिजली और जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनके यूज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं।
या फिर किसी को अगर एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तो वो इन चीज़ों को प्रमोट करेगा। देन इको फ्रेंडली हैबिट्स को डेवलप करने के लिए भी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, या फिर जिनको नॉलेज होगा वो इन चीज़ों को करेंगे। देन इसके साथ साथ पोल्यूशन रिड्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने में भी मदद करेंगे, मतलब सॉरी होने में नहीं होने में, कि पॉल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन ना हो, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें ना हो, इस पर ध्यान रहेगा। और साथ के साथ एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा। अगर लोगों में अवेयरनेस होगी कि इस तरीके से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो वो लोग एक एनवायरनमेंट में एक कम्युनिटी बना के एज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, कि जिन जिन एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जाती है उन सारी एक्टिविटीज़ में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन, in terms of helping solve an important social problem such as crime, which branch of psychology do you think most suitable? Identify the field and discuss the concerns of the psychologists working in the field. तो अगर आपको सोसाइटी में क्राइम जैसी किसी भी इम्पोर्टेंट काम को सॉल्व करना है, मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कौन सा ब्रांच आपको काम आएगा, और आप बताओ उस ब्रांच में, उस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट की मेन कौन सी वो कंसर्न्स है जिन पर वो काम कर रहे हैं। सवाल बहुत सिंपल है। तो जहाँ पे बेटा क्राइम आएगा वहाँ पे क्लिनिकल और फॉरेंसिक साइकोलॉजी आएगी। अपने CID और डॉक्टर सालुके को आपने तो देखा ही होगा डॉक्टर सालुके, डॉक्टर तारिका, इनके बारे में तो आप जानती है। तो वही बात तो है बेटा, जो वहाँ आप TV पे देखते हो, फ़ोन पे देखते हो, वही बात पढ़ाई पे देख लो, लिख लो। ओके, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? सो क्राइम इज़ अ मेजर सोशल इशू दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिव्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ ऑफेंडर्स। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और रिहेबिलिटेशन को करने के लिए। ओके, अब कौन सा फील्ड है जो इसमें काम आएगा? तो जो फील्ड है वो है हमारा क्लिनिकल एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी। ओके, सो हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी आएगा इसमें, क्योंकि उसी से अगर किसी को मेंटली डिसऑर्डर है, कोई अगर प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे बहुत बार कुछ लोग क्राइम करते हैं क्योंकि वो लोग मतलब उनके ब्रेन फंक्शनिंग ठीक से नहीं होती, तो वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी काम आएगा। और ज़्यादातर तो क्राइम में फॉरेंसिक साइकोलॉजी ही काम आती है। सो साइकोलॉजिस्ट स्टडी द कॉजेज एंड मोटिव्स बिहाइव क्रिमिनल बिहेवियर बिहाइंड। सो क्या कारण होते, क्या मोटिव होते हैं किसी क्रिमिनल के बिहेवियर के पीछे, वो स्टडी करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट स्टडी करती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन स्टडी करती है, जिससे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी बोला। फिर उनको कोर्ट्स में असिस्ट करते हैं, लीगल एजेंसीज को असिस्ट करते हैं साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू। फिर जो भी ऑफेंडर्स है उनको काउंसलिंग देना, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मतलब अलॉट करना, इन सारी चीज़ों पे भी काम करते हैं। फिर क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी बनाने के लिए रिसर्च करते हैं, और साथ के साथ पब्लिक की सेफ्टी और सोशल वेलफेयर के लिए हेल्प करते हैं क्राइम को रिड्यूस करने में। ओके, तो ये सारी चीज़ों पे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं इस फील्ड में। एंड विद दैट आपका चैप्टर 1 क्लास 11 साइकोलॉजी के रिव्यू क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा लगा तो लिखना है गुड, बुरा लगा तो लिखना है बैड, और अगर बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड लिख दो इतना भी ऐसे मत लिखो, अच्छे से लिखो, थोड़ा आपके मन के विचार। और अगर PDF चाहिए तो ऑफ कोर्स टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।